नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आज मैं भी दिल्ली में हूं। मेरे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, राजनीति की बातें बहुत हो गई, छात्र हित की बातें हम लोग कर ही रहे हैं। आज शराबबंदी की बात करेंगे। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, यह केवल संचिकाएं कहती है, नेताओं के भाषण में सुना जाता है। शराबबंदी है नहीं, यह सभी जानते हैं। लेकिन शराबबंदी क्या खत्म होगी, यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, लेकिन शराबबंदी उनके रहते रहते शराबबंदी बिहार में खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कागजों में शराबबंदी थी। सभी लोग पी रहे हैं, शराब का सौदा हो रहा है। शराबबंदी रोकने के नाम पर सरकारी खर्चे जरूर बढ़ गए हैं और माफिया की और सिंडिकेट की कमाई भले बढ़ गई है। तो देखिए, शराबबंदी अब केंद्रीय एजेंसियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार की जिद और आगे नीतीश कुमार को रिप्लेस करते हुए सम्राट चौधरी आए। वे कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लागू किया, हम कैसे खत्म करते। लोगों की भावनाओं का क्या होगा। लेकिन भावनाओं को छोड़िए, बिहार का खजाना खाली है। सरकारी काम को पैसे नहीं है। जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, वह छात्रों की तरह, युवाओं की तरह सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास तमाम हथकंडे होते हैं। जैसे ही वे सड़क पर उतरेंगे, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, उन्हें काली सूची में डाला जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भले ही ठेकेदार चुप रहे, लेकिन यह सच है ना कि खजाना खाली है, काम को पैसे नहीं है। कल ही मुझे कोई सज्जन मिले थे, वह कह रहे थे कि संस्कृत शिक्षकों को, मदरसा के शिक्षकों को 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है और ऐसी ही शिकायतें विभिन्न विभागों से आ रही है। भुगतान के मामले में देरी हो रही है और भुगतान नहीं करना है सरकार को, इसलिए कई तरीके के दांव पेच रचे गढ़े जा रहे हैं। तो यह सब कुछ चल रहा है और शराबबंदी के मसले पर जो जमीनी सच्चाई है, जो हकीकत है, भले ही बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेता न बोले, प्रशांत किशोर ने तो इस बात की ही पैरोकारी कर रखी है कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा, जब हम कभी सरकार में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वह बहुत ही साफ गोई से कहते हैं और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि 2 पैग पीने वालों का क्या है, हैं? ठीक है। तो देखिए, अब सरकार की भी नजर जो है पीने वालों पर नहीं है और जो पिला रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उन पर भी नजर खत्म ही हो गई है। मैं देखता हूं कि रोज आबकारी विभाग की एक विज्ञप्ति आती है हमारे पास और अन्य मीडिया संस्थानों के पास, उसमें कहीं 100 लीटर, कहीं 200 लीटर, कहीं 500 लीटर की शराब की जब्ती की खबर होती है। लेकिन ये जब्तियां क्यों होती हैं और इसके पीछे की कहानी क्या होती है, ये हमें और आपको पता है कि जितनी जब्तियां होती है उससे ज्यादा 10 गुना और 20 गुना उसी इलाके में शराब बेची जाती है। तो अब बिहार में हर ब्रांड का शराब मिलता है। हाँ, नकली की गारंटी नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, कौन सा ड्राइंग रूम है जहां शराब आजकल नहीं पी जा रही है। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब इतना ही कुछ है तो आप गुजरात मॉडल लागू कर दीजिए। गुजरात मॉडल यदि आप लागू कर देते हैं तो कम से कम जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, बिहार में सेमिनार्स करना चाहते हैं, बिहार में शादियां करना चाहते हैं, बड़े आयोजन करना चाहते, उन्हें तो छूट मिल जाएगी और जो बाहर से आएंगे उन्हें तो राहत मिल जाएगी। तो जीतन राम मांझी की एक राय है। और देखिए, जो केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट आई जिसकी चर्चा आप अभी करने वाले हैं, उसमें कहा जा रहा है, वैसे उसका दूसरा मापदंड भी है कि घरेलू हिंसा में कमी की जो शिकायतें शराबबंदी के फायदे के रूप में दिखाई जा रही थी, उसमें भी अब कोई कमी नहीं आई है। वैसे मेरा मानना है कि देखिए, घरेलू हिंसा जरूर कम हुई है, सड़कों पर नागिन डांस बंद हुआ है, लेकिन सब कुछ शराबबंदी के कारण ही हुआ है, यह हम मानने को तैयार नहीं है, हैं? और नकली शराब पीने वाले से, नकली शराब पीने वाले कितनी मौतें, यह सब बिहार देखता रहा है। तो शराबबंदी, जब खजाना खाली है, आपके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, हंसते गाते हुए कई लोगों ने कहना शुरू किया है, चाहे हंसिए, चाहे गाइए, चाहे रोइए, आज न कल आपको शराबबंदी खत्म करनी ही होगी, चाहे रास्ता सरकार का हो, चाहे रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। जो पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून को निरस्त कर दिया था, उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां अभी फैसला आया नहीं है।
और सरकार सुस्त रही, शिथिल रही, क्योंकि शराबबंदी कागजों से हटाई जानी नहीं थी, इसलिए वहां कोई पैरोकारी नहीं हुई। तो शराबबंदी, अब सभी कहने लगे हैं कि शराबबंदी फेल है, सरकार के खजाने खाली हैं, आमदनी का कोई दूसरा स्रोत है नहीं। इसलिए एक आंकड़ा यह भी दिखाया गया कि जब शराबबंदी नहीं थी तो सरकार की कमाई का 14% हिस्सा शराब की बिक्री से ही आ रही थी। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस शराबबंदी के कई कई पहलुओं से उसको देखना होगा। जी एक तो आर्थिक पहलू है जो हम लोग चर्चा करेंगे, एक राजनीतिक पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है, और एक इसमें एक इमोशनल भावनात्मक पहलू भी इसका एक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसा आपने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार ने जब इसको लागू किया है तो अभी की जो सरकार है, जो उनकी ब्लेसिंग से सरकार बनी है, उनकी ब्लेसिंग से जो सरकार चल रही है, वो कैसे खत्म कर दे। तो एक इमोशनल कनेक्ट, एक इमोशनल उसका डायमेंशन भी है। हम लोग एक एक करके सारे पहलुओं पर चर्चा करते हैं इसके, और हमको लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो आर्थिक पहलू है, जिसकी बात पर आपने अपनी बात समाप्त की कि 14-15% जो है वो सरकार को जो आमदनी होती थी उसका 14-15% शराब से ही आता था। ये जब 2016 में एकदम ठीक अभी अभी इसी साल अप्रैल में 10 साल पूरे हुए, एक दशक पूरे हुए हैं बिहार में शराबबंदी के, और उस समय भी काफी रिव्यू किया गया था तमाम चीजों का, इस फैसले का ज्ञानेश्वर जी। तो वो जो 14-15% का जो आंकड़ा था, तो वो आंकड़ा था 3,000 करोड़ रुपए का। जी मतलब, तो इसका मतलब उस समय बिहार का जो अपना राजस्व था वो 20,000 करोड़ का रहा होगा। क्योंकि 20,000 करोड़ का होगा तभी उसका 15% 3,000 करोड़ बनता है। तो अगर उस आंकड़े पर ही चले, सिर्फ उस आंकड़े को मान ले हम लोग कि उस समय बिहार का अपना राजस्व 20,000 करोड़ था, तो उसका 15% मतलब 3,000 करोड़ रुपया उस समय राजस्व आता था आबकारी से। आज बिहार सरकार का अपना रेवेन्यू 65,000 करोड़ का है। तो उस 65,000 में भी अगर 15% शराब से आता तो वो 10,500 11,000 करोड़ रुपया होता। बिल्कुल। अगर सिंपल यही मान ले कि उस समय 15% था और अभी भी 15% ही होता अभी के राजस्व में, तो वो 10,000 करोड़ 10,500 करोड़ होगा। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये सिर्फ आप एक रेवेन्यू की बात करें, जो सिर्फ शराब से सरकार को आमदनी होगी, जो आबकारी टैक्स होगा उससे जो आमदनी होगी, ये सिर्फ वो आंकड़ा है। इसके अलावा बड़ा आंकड़ा होता है जो उस ऑक्सिलियरी इंडस्ट्रीज है, जो उस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, जिन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है शराब की बिक्री होने से या शराब बंद नहीं होने से, उनके रेवेन्यू लॉस का अलग आंकड़ा है। वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। ये 10,500 करोड़ 11,000 करोड़ रुपया तो विशुद्ध रूप से आबकारी का नुकसान हो रहा है। उस समय 3,000 करोड़ होता था, वो मतलब होना शुरू हुआ 2016 में, जो आज की स्थिति में अगर शराब हो मत के हिसाब के 11,000 करोड़ होगा। और इसमें जो बाकी कई लोग कहते हैं, जैसे एक बार जो प्रशांत किशोर 20,000 करोड़ कहते हैं, और दूसरे कई एजेंसीज हैं जो 30,000 40,000 करोड़ तक का आंकड़ा देती हैं। तो उसमें और दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, जिनका आपने कहा कि शादियां करने के लिए लोग रांची या बनारस या दिल्ली चले जा रहे हैं, असम चले जा रहे हैं, सेमिनार करने वाले नहीं आ रहे हैं, जो दूसरे होटल इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्री है या जो रेस्टोरेंट है, उन सब की बिक्री भी जो है वो काफी उस पर मार पड़ती है शराब नहीं होने की वजह से। तो आपने ठीक कहा कि कोई ड्राइंग रूम नहीं है जहां शराब नहीं पी जाती। पहले होता था कि जो ड्राइंग रूम में पीने वाले हैं वो भी बार में जाते थे या रेस्तरां में जाते थे, फिर अगर आप गए शराब पीने के लिए, वहां 2 ही पैक पीने के लिए गए, तो फिर कुछ खाते भी थे, उनका अपना और दूसरा बिजनेस वहां चलता था, पार्टियां होती थी, उससे रेवेन्यू आता था। तो इन सब का रेवेन्यू जोड़ करके कोई 20,000 कहता है, कोई 30,000 करोड़ कहता है। लेकिन वो अच्छा, उसका असर दूसरी चीजों पर भी होता है। होटल इंडस्ट्री आपकी चले, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी चले, तो और रेवेन्यू आते हैं, फिर तो आंकड़ा बहुत बढ़ता जाएगा जब इसके साथ और दूसरी चीजों को जोड़ेंगे तो। लेकिन सिर्फ राजस्व, अगर आबकारी का राजस्व माने शराब का, तो वो भी 11,000 करोड़ रुपया है। आज की तारीख में बिहार सरकार ने जिस तरह से अपने खर्चे बढ़ाए हैं, जिस तरह की योजनाएं शुरू हुई हैं, जो नीतीश कुमार के रहते योजनाएं नहीं थी। अब बताइए, जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को कैसे आहत करें कि उन्होंने शराबबंदी की थी, तो नीतीश कुमार तो क्या इससे आहत नहीं हुए कि वो फ्रीबीज नहीं चलाते थे? लेकिन आज सरकार फ्रीबीज कर रही, उनके सामने रहते सब सारी चीजें हुई, तो इससे भी तो उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन खैर, वो अपनी सुविधा के हिसाब से, जो पार्टियां होती हैं, सरकारें होती हैं, वो उनकी भावनाएं आहत होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व अगर आज आ रहा होता, तो बिहार सरकार की कई चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीजें, जिनके लिए उसको मुंह देखना है कि केंद्र सरकार से राजस्व आएगा, अनुदान आएगा या कहीं से कुछ पैसा है, वो उनको नहीं करना होता।
और ऊपर से जो खर्च है वो खर्च हटा दीजिए। शराबबंदी लागू करने में 1000-2000 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है सरकार का, 1000 करोड़ रुपए का खर्चा हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए का। ये जिस जिस रिपोर्ट की आपने बात कही है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है NCAER, जी। उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो शराबबंदी लागू करने का कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है कॉस्ट, क्योंकि वो कई लेवल पर कॉस्ट है। एक कॉस्ट तो पुलिस का है, निगरानी का है, जब्ती का है, उसको रखने का है, और एक बड़ा कॉस्ट अभियोजन का है। जिनको आप पकड़ते हैं उनके मुकदमे लड़ने का है। वो मुकदमे तो मुफ्त में कोई नहीं लड़ता है ना, वकील सरकारी ही लड़ता है, लेकिन वो मुफ्त में तो लड़ता नहीं है। और लाखों मुकदमे, हजारों लाखों मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं, तो उन सब का तो एक कॉस्ट आता है। तो अगर तारीख पर ही तारीख बढ़ती जा रही है तब भी उसका एक कॉस्ट आता है, रेकरिंग कॉस्ट है जो सरकार के ऊपर पड़ता है। तो शराबबंदी को लागू करने का कॉस्ट बड़ा है और रिकवरी कुछ नहीं। बल्कि उसी एक रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि 428 कुछ 425 करोड़ रुपए की जब्ती से आमदनी हुई है सरकार को। तो ये तो कोई मतलब, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो चिड़िया के चुगे के बराबर एक रकम है जो आपको मिल रही है, उसकी रिकवरी हो रही है। तो एक तो रेवेन्यू का लॉस है, दूसरा जो उस पर इंटरडिपेंडेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर हैं, उनका लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है। और तीसरा आपको लागू करने में जो कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट है। तो 3 तरह के कॉस्ट का आपको बेयर करना पड़ रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य को शराबबंदी को आप लागू करते हैं, ये इसका एक आर्थिक पहलू है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि इसको आप कैसे सोचेंगे, कैसे इस बात की भरपाई करेंगे, कैसे इसकी कमी को दूर करेंगे। एक आर्थिक पहलू, विशुद्ध आर्थिक पहलू, इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अब राजनीतिक पहलू पर आइए जी। वो भी एक बड़ा पहलू है ज्ञानेश्वर जी। राजनीतिक लाभ को ही ध्यान में रख के नीतीश कुमार ने फैसला किया था। ऐसा तो था नहीं कि नीतीश कुमार के एकदम से अप्रैल 2016 में महात्मा गांधी की आत्मा आ गई। उसके पहले उनको कोई आइडिया नहीं था कि शराब बिक रही है देश में और बिहार में, और कितनी शराब बिक रही है। बल्कि उन्होंने ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी का ही राजकाज था, राजपथ था कि हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर शराब की दुकानें किस तेजी से खुलवाई गई थी। और लोग कह रहे थे कि बिहार को उड़ता बिहार बना देंगे। लेकिन उड़ता बिहार तो बन ही गया है, चाहे सूखा नशा हो, चाहे घर घर में अब तो होम डिलीवरी है। शराब खरीदने के लिए आपको दुकान नहीं जाना है, घर बैठे शराब मिल रही है। हाँ, तो मैं नीतीश कुमार ही शराब की दुकानें खोल रहे थे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव शराब की दुकानें खोल रहे थे। तो उन्होंने बंद किया, तो इसका मतलब कि उनको लगा कि इसका कुछ राजनीतिक लाभ मिल सकता है, या वो अपनी एक लीगेसी बनाना भी उनका होगा मकसद, लीगेसी बनाना भी चाह रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक फायदे की को उन्होंने ध्यान में रखा। तो वो राजनीतिक फायदा अभी भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है ज्ञानेश्वर। रेवेन्यू का जो लॉस हो रहा है उसका तो कहीं ना कहीं से भरपाई कर लें। क्या है, 4 लाख करोड़ का लोन है तो 5 लाख करोड़ हो जाएगा या 8 लाख करोड़ हो जाएगा, क्या करना है उसमें, कर्ज बढ़ते जाएगा। मतलब हर स्टेट का कर्ज बढ़ ही रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ का है, तमिलनाडु के ऊपर 9 लाख करोड़ का कर्जा है, बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये 4.5 लाख हो जाएगा। हर साल 10, 20, 25 हजार, 50 हजार और कर्ज लेते जाएंगे, 50 हजार करोड़। तो ये तो वो उस चुनाव तो जीत रहे हैं, सत्ता तो आ रही है। तो ये मकसद अगर है तो फिर वो बीजेपी का भी है और आरजेडी का भी है। देखिए आरजेडी कितनी होशियारी से जो है, आरजेडी नहीं कह रही है कि शराबबंदी खत्म करिए। आरजेडी के नेता इस रिपोर्ट पर ही, जो एनसीएईआर की रिपोर्ट आई, इसको आज इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत डिटेल छापा है, संतोष सिंह की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है। तो आरजेडी के लोगों का ये नहीं कहना है कि शराबबंदी खत्म कर दीजिए। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए। इस तरह से, जिस तरह से ढीले ढाले तरीके से लागू हुआ है वैसा नहीं। तो ये तो हम लोग भी पहले कहते रहे कि 2 ही रास्ते हैं, या तो आप समाप्त कर दीजिए या पूरी सख्ती से लागू करिए। लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना जिसको कहते हैं, उस तरह से आप लागू करिए कि कहीं शराब नहीं मिलेगी, सरकार की मंजूरी के बगैर कहीं शराब नहीं मिलेगी, आप ऐसे लागू कर दीजिए। अगर उस तरह से नहीं लागू कर रहे हैं, जो कि नहीं ही लागू है, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आरजेडी भी यहाँ पर सख्ती से क्या लागू कर लेंगे। अजीत जी, जब के पाठक फेल हो गए, इन्होंने ड्रोन से निगरानी की बात कही और क्या क्या नहीं कहा, ये तो फेल हो गए। और सरकार भी मानती है कि उनका जो पुलिस महकमा है, उनका जो आबकारी महकमा है और जो माफिया और सिंडिकेट है, वह सिर्फ माला माल हुआ है। सरकार लुट गई है और शराबबंदी ने दूसरों को माला माल कर दिया। और लेकिन वही भावनात्मक बात, वही राजनीति की बात है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, सिक रही है, इसलिए इसे लागू रखना है। बिल्कुल, सबको राजनीतिक लाभ की उम्मीद है। देखिए असली चीज क्या है, धारणा की है, परसेप्शन की है। अभी हम उस पर भी आएंगे, जो प्रशासनिक और दूसरा पहलू पुलिस का पहलू है। लेकिन एक धारणा बनी हुई है महिलाओं के मन में, ऐसा राजनीतिक दल सोच रहे हैं।
और महिलाएं भी सोचती होंगी कि शराबबंदी की वजह से उनको घरेलू हिंसा कम हुई है, सड़कों पर हिंसा कुछ कम हुई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और महिलाओं के मन में एक बात है कि हमारे लिए शराबबंदी की गई है, हमारे हितों बिल्कुल। को ध्यान में रख के नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है। तो हम्म। 50 जो आधी आबादी है उसको कोई पार्टी नहीं नाराज करना चाहती है। हम्म। प्रशांत किशोर को छोड़ दीजिए, चूंकि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े प्लेयर अभी तक नहीं थे, अब तो बांकीपुर जीते हैं, तब जाकर के एक प्लेयर आए हैं बिहार की राजनीति में, नहीं तो वो जब तक और पदयात्रा उन्होंने कर रहे बांकीपुर थे। के चुनाव प्रचार में शराबबंदी हटाने की बात बिल्कुल नहीं नहीं, की। बिल्कुल नहीं देखिए, कही जब है, नहीं। विधानसभा में वे हारे तो इस बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम आएंगे तो शराबबंदी। उन्हें भी समझ में बात आ गई कि महिलाओं को। और देखिए, आप तो अभी राजनीतिक पहलू की बात कर रहे हैं, जब सामाजिक पहलू की बात करेंगे तो पिछले दिनों हमारी एक बातचीत है, उसका भी क्षेपक प्रस्तुत करेंगे। तो राजनीतिक तो देखिए, प्रशांत किशोर भी पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल, तो यही राजनीतिक बात है कि महिलाओं में एक मतलब राजनीतिक दलों को ये समझ में आ गया है कि महिलाएं मान रही हैं कि उनके शुभचिंतक नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी लागू की थी और नीतीश बिल्कुल। कुमार ने राजस्व की परवाह नहीं की, नुकसान होता है तो होता है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में उन्होंने इसको लागू किया है। तो अब हम्म। कोई भी पार्टी इसके विपरीत धारणा में नहीं जाना चाहेगी, इसलिए हम्म। हर पार्टी यही लाइन लेगी कि इसको लागू रखना चाहिए, सख्ती से लागू करिए। आलोचना हम्म। करने वाला जो होगा वो कहेगा कि इसको सख्ती से लागू करिए, उसके कोई ये नहीं कहेगा कि इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि महिलाओं के वोट का सवाल है। तो वही राजनीतिक पहलू है जो इसको अभी तक लागू कराए रखेगा। बीजेपी भी यही कह रही है। उस रिपोर्ट में लोक जनशक्ति पार्टी के का भी एक व्यू लिया गया है। एलजेपी का भी कहना है कि नहीं, इसको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। आरजेडी का भी कहना है कि इसको लागू रखना चाहिए, लेकिन सख्ती से लागू करना चाहिए। हम्म। सिर्फ एक व्यक्ति पता नहीं कैसे वो राजनीतिक रूप से अदर साइड जाकर के ये बात कह रहे हैं। सीतामढ़ी के हम्म। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बात जरूर कही है कि ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल, उन्होंने लागू नहीं कहा था, किया उन्होंने तो कहा था। गया। देखिए, मैं बिहार की बात पीता हूँ और मुझे याद है बिहार विधान परिषद में जब नीतीश कुमार सबों को शपथ दिला रहे थे तो दो लोग थे, जिनमें एक देवेश चंद्र ठाकुर थे और दूसरे का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन खोल ही देते, पीके शाही थे। इन दो लोगों ने शपथ नहीं ली थी और नीतीश कुमार को जाकर देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप बिहार में नहीं पीने की शपथ दिला रहे हैं, बिहार के बाहर हम पिएंगे तो क्या होगा। हाँ, तो उन्होंने शपथ नहीं ली थी। देखिए, ये ज्यादा सही रास्ता है कि आप शपथ जी। लेकर के, अब मैक्सिमम लोगों ने, जितने लोगों ने शपथ दी है उसमें बहुत सारे लोग पी रहे होंगे, तो हम्म। इसका मतलब कि शपथ का आपके लिए कोई मतलब नहीं। कम से कम दो लोग तो इतने साहस वाले थे कि जिन्होंने सोचा कि अगर हम शपथ ले लेंगे तो नहीं पिएंगे, इसलिए हम बिल्कुल। शपथ नहीं लेते। तो वो हम्म। ज्यादा सही लोग हैं, वो ज्यादा सही लोग हैं। तो ये राजनीतिक पहलू है। उन्होंने जरूर कहा कि आप इसको समाप्त करिए और इसको रेगुलेट करिए, इसको ठीक तरीके से लागू करिए। इसको अगर लागू करना है तो या रेगुलेट करके लागू करिए शराबबंदी को, शराब को मतलब शराब की बिक्री को रेगुलेट करिए। तो एकमात्र वो, उसके अलावा उनके अलावा कोई ये बात नहीं कर रहा है। जीतन राम जी। मांझी की पार्टी, उन्होंने भी कहा, जैसा आपने बताया कि गुजरात उनका है उस रिपोर्ट में जिक्र कि गुजरात मॉडल लागू कर दिया जाए। तो गुजरात मॉडल भी एक है। देखिए, हम्म। उन्होंने ये देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, और बहुत एकदम कायदे की बात है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रोहिबिशन कामयाब नहीं हुआ है। किसी भी बिल्कुल। तरह का प्रोहिबिशन कामयाब नहीं है। बिहार में जी। हर व्यक्ति को, इस देश में हर व्यक्ति को आर्म्स का लाइसेंस लेना होता। जितना आर्म्स लाइसेंस वाला बिहार में है, उससे ज्यादा बिना लाइसेंस वाला आर्म्स बिहार में मिल जाएगा, उसे कई गुना हम्म। ज्यादा मिल जाएगा बिना लाइसेंस वाला आर्म्स। तो आप बिल्कुल। कौन सी चीज रेगुलेट कर रहे हैं? कोई भी चीज रेगुलेट नहीं होती है। जी। तो इस आप जहां प्रोहिबिशन करिएगा, कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा और आपका सिस्टम लचर होगा। हम ये बात इसमें ऐड कर रहे हैं। जहां सिस्टम सख्त होगा वहां हो सकता है कि आप लागू कर लीजिए, लेकिन आपका सिस्टम लचर है, आप लागू नहीं कर पा रहे हैं प्रोहिबिशन को, या किसी भी लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बात राजनीतिक मामले में आना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना चाहिए। गुजरात मॉडल अगर लागू होता है तो उसका मतलब यही होगा कि आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है कि उनके यहाँ एक लाइसेंस दिया जाता है जिसमें इंटरनेशनल जोन घोषित कर देता है। किसी भी इलाके को एक सर्टिफिकेट देगा लोकल अथॉरिटी और वो इंटरनेशनल जोन हो जाएगा, और उस इंटरनेशनल जोन में शराब की सप्लाई आपूर्ति हो जाएगी। वहां तो बिल्कुल। सेमिनार्स होते हैं, वहां इन्वेस्टर्स का मीट होता है, वहां शादियां होती हैं। वहां अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं इसको, और नहीं तो सरकार रेगुलेट करती है उस चीज को सख्ती के साथ। वैसा कर दीजिए बिहार में भी। लेकिन बिहार में उससे भी आगे देखिए, बिहार में अभी कोई सेमिनार वेमिनार करने कौन आ रहा है? कहाँ इंडस्ट्रियल समिट हो रहा है? कहाँ इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है? गुजरात में तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत है जिसकी वजह से होता रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत है वहां जिसकी वजह से होता रहता है। बिहार में इससे कुछ नहीं होगा। बिहार में यह है कि आप शराबबंदी खत्म करिए और उसको रेगुलेट करिए, गिनती की दुकानें रखिए, उसके क्वालिटी पर चेक करिए। नहीं तो अभी नकली शराब पी करके कितने लोग मरे, कितने लोगों की आंख खराब हुई, कितने लोगों के शरीर के दूसरे ऑर्गन खराब हो गए, धीरे धीरे करके खराब हुए। तो ये सब चीजें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जो इसको नहीं होने दे रही।
अब इसके बाद सामाजिक पहलू है इसका, सामाजिक और दूसरा जो पहलू है, आप कुछ कहानी उसमें कर रहे हो, कह लीजिए, फिर हम उस पर देखिए, चर्चा आप करें। सामाजिक पहलू की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बिहार के बड़े व्यक्ति मेरे पास आए, जो शराबबंदी लागू नहीं थी तो रोज शाम को क्लब जाते थे, 2 पैग लगाते थे। उन्होंने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि क्लब आजकल वीरान पड़ गए हैं, और उन्होंने कहा कि सामाजिक दायरा ठीक है। अब क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है, जो काम करने वाला है, वह 10 से 6 या 10 से 8 ऑफिस में काम कर रहा है या फील्ड में काम कर रहा है। वह क्लब इसलिए नहीं जाता था कि उसे नशा करना है, वह क्लब इसलिए जाता था कि उसे सामाजिक दायरा बढ़ाना है। और घर जाने के पहले, घर जाने के बाद तो वही सारी बातें होनी है जो रोज होती है। तो घर जाने के पहले दोस्ती में, यारी में कुछ हंसी मजाक हो गए, कुछ ठहाके लग गए, कुछ तनाव कम हो गए, तो वहां कोई नशा करने के लिए लोग नहीं जाते थे। अब जो नशा करके गिर जाते थे उनकी श्रेणी अलग है, उनकी पात अलग है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब कोई मजलिस, जिसको कहते हैं बौद्धिक मजलिस हम कह ले, या यह कहें कि हाँ, एक टेंशन को, जो टेंशन है उसको रिलीज करने वाली मजलिस, अब वह मजलिस भी लगनी बंद हो गई है, क्योंकि क्लब वीरान पड़े हैं, दोस्ती यारी कम हो गई है। काम कीजिए, घर जाइए, रोटी खाइए, सो जाइए। इसी में तो एक पहलू यह भी है अजीत जी। है तो यही असली पहलू है सामाजिक का। सामाजिकता जो है वो कई कारणों से खत्म होती जा रही है। जी। एक तो इंटरनेट ने और डिजिटल युग ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कई अपने आप खत्म कर दिया। जो लोग परचून की दुकानों पर, अगल बगल की दुकानों पर सामान खरीदने जाते थे, अब कोई खरीदने नहीं जाता है। अब हर व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगा लेता है। आपको 10 मिनट में होम डिलीवरी कर देने वाले ऐप बेस्ट सर्विसेज आ गई हैं। आपको किसी चीज के लिए बाहर नहीं जाना है। बैंकिंग आप घर बैठे करते हैं। नहीं तो लोग पहले बैंक में जाते थे तो वहीं मजलिस लगती थी, वहीं लोगों की मेल बिल्कुल। मुलाकात होती थी, लाइन में लोगों की दोस्ती हो जाती थी, टेलर काउंटर पर के व्यक्ति से लोगों की दोस्ती रहती थी, सब एक दूसरे को जानते थे। तो बैंकिंग आप घर बैठे कर रहे हैं, आप ऐप बेस्ड सर्विसेज से आप सामान मंगा ले रहे हैं, खाना मंगा ले रहे हैं, सारी चीजें घर बैठे हो रही हैं। सामाजिकता ऐसी खत्म हो जा रही है। बच्चों के लिए खेलने की जगह कम होती जा रही है, तो बच्चे पार्क आप में भी घर नहीं जा बैठे रहे। सामान की बात कर रहे हैं अजीत जी। कल मैं एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ गया था, तो उनकी जो घंटी थी, जो घंटी में जो रिमोट था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने एक सहयोगी को बैटरी लाने को कहा, उसे 45 मिनट लग गए थे। वह उस वीआईपी इलाके से चितकोहरा वाले इलाके में गया, पुल पार करके, और मुश्किल से बैटरी खोज कर लाया। जब तक यह बातचीत चल रही थी, वह बैटरी लाने मेरे जाने के पहले जा चुका था। तब तक एक पूर्व मंत्री आए और उन्हें मालूम हुआ कि 45 मिनट बैटरी लाने में लग गया, इतनी मेहनत करनी पड़ी। उसमें भी बैटरी जो आया था उसकी पैकेजिंग सही नहीं थी। तो पूर्व मंत्री जी ने कहा कि इतनी परेशानी आपने क्यों झेली? आपने ब्लिंकिट में ऑर्डर कर दिया होता, 10 मिनट में बैटरी आपके घर चली आती। तो अब तो देखिए, घर बैठे ही सब कुछ है। वही वही सारी चीजें घर बैठे, सारी चीजें, किसी चीज के लिए कोई किसी को कहीं नहीं जाना है। अब ऐसी सर्विसेज शुरू हो गई हैं कि घर में आप सैलून घर में बुला लीजिए, घर में आकर के आपके लिए सब करके जाएंगे। पहले ये सुविधा कुछ कुछ अमीर लोगों को या जो ज्यादा खर्च कर सकते थे उनके लिए थे, अब सबके लिए है। अब आप ऐसी कंपनी खुल गई है, कंपनियां खुल गई कि हर सर्विस आपको घर आके देंगे। तो जाना आना लोगों का कम हो गया, ऐसे भी कम हो गया। फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो गई है, लोग घर में बैठे रह रहे हैं। जो पहले बार थे, पब थे, रेस्तरां थे, वहां लोग जाते थे। आपने ठीक कहा कि सिर्फ शराब पीने नहीं जाते थे, वो एक पार्ट होता था उनके मतलब जिस एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, रिक्रिएशन के लिए लोग जाते थे, उसका एक पार्ट होता था कि हम गए वहां तो लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा, अपना उस बैठ के बातचीत करके आ जाएंगे। वैसे लोग, ज्ञानेश्वर जी, ये एक बड़ा ऐसे बातचीत में भी लोग बताते हैं, और हम लोग का अपना अनुभव है कि ऐसे मैक्सिमम लोग शराब नहीं पी रहे हैं। जो शौकिया जाते थे यार दोस्तों से मिलने, उन्हीं लोगों ने छोड़ा है। जो हार्डकोर है, जो पी के गिरता था, उसने नहीं छोड़ा है। उसकी थोड़ी छूट गई है। देखिए, उसको तो अकेले कहीं ना शराब कहीं पीने काम वाले, करना ही था। समूह में शराब पीने वाले लोग कम घातक होते हैं, क्योंकि उनको देखने वाला भी होता है। और बिल्कुल जब होता यदि है। अकेले शराब पीने की आदत पड़ जाए, घर के भीतर शराब पीने की आदत पड़ जाए, तो फिर कोई बंदिश नहीं होती, सारी बंदिशें टूट जाती है, और फिर वह जानलेवा और कई रोगों की तरफ भी बढ़ जाती है वो बढ़ रहे हैं लोग। तो ये चीजें हो गई हैं। मतलब जो शौकिया पीने वाला है उसने छोड़ दिया, जो जी। हार्डकोर पीने वाला था वो आज भी पी रहा है, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उसी के लिए बिक भी रहा है। नीतीश कुमार की पहली गलती इतनी बड़ी थी, वो जो उन्होंने गली गली में दुकानें खुलवाई थी। पहले क्या था कि दूर कहीं दुकान होती थी, तो तब भी जो हार्डकोर पीने वाला होता था वहीं जाता था, या जो शौकिया होता था वो किसी खास ओकेजन पर, खास मौके बिल्कुल। पर
उसका इस्तेमाल करता था। तो उन्होंने पहले सबकी आदत लगाई कि घर घर पियो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब बंद कर देते हैं। तो ये एक हम्म, एक उस समय पॉलिसी का कंट्राडिक्शन था। एक 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 दूसरा सोशल पहलू में ही और एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से ही कहें, एक एक एक, एक आंकड़ा ये दिया जाता है कि घरेलू हिंसा में कमी हुई है। अब ये जो जी, एनसीआईआर की रिपोर्ट है ये कहती है कि घरेलू हिंसा में या महिलाओं के प्रति अपराध में, घरेलू हिंसा नहीं, महिलाओं के प्रति अपराध में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हम्म, इसमें बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा है। जी, और यहाँ एनसीआरबी में दो आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के दो आंकड़े हैं। एक आंकड़ा तो महिलाओं के प्रति अपराध का है, और ये बात हम्म, बिल्कुल ठीक है कि महिलाओं के प्रति अपराध अब कम रहे हुए थे बीच में, लेकिन अब वापस उसमें तेजी आ गई है, बढ़ने लगी है। हम्म, एक दूसरा एनसीआरबी में महिलाओं के प्रति अपराध के अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस में एक नई एक दूसरी कैटेगरी होती है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जिसको आईपीवी बोलते हैं। बिल्कुल, तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है उसमें कमी आई है। हम्म, तो ये एक आंकड़ों के अंदर आंकड़ा देखने की बात होती है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस मतलब पति अगर शराब पी करके आता है, पत्नी के साथ जो वायलेंस करता है उसमें कमी आई है। बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत आ जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस में हम्म, ये भी है कि बेटा पी करके आया तो माँ से मारपीट कर रहा है, भाई से मारपीट कर रहा है, भौजाई से कर रहा है, किसी पड़ोसी से कर रहा है, ये सब आ जाते हैं उसमें। हम्म, उस तरह के वायलेंस में कमी आई थी, अब वो फिर बढ़ने लगा। लेकिन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है वो कमी आई है। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं महिलाओं को आश्वस्त करने वाला आंकड़ा होगा। ये आंकड़े में रिफ्लेक्ट अगर नहीं भी कर रहा है तो और महिलाओं देखिए को लग ये रहा होगा। आंकड़ा जो भी हो अजीत जी, देखिए एक दूसरा सामाजिक सच यह भी है। ये देखिए आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई, फिर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने लगी, लेकिन आप बड़े घरों की बात कर लीजिए या फिर रोड पर चेन छिनतई करने वाले, कुछ रुपए लूटने वाले। आपको याद होगा अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के बंगले के आगे गोली चली थी, सिर्फ 400 रुपए लूटने के लिए। और बिल्कुल 400 रुपए लूटने के लिए जो गोली चली थी, वह 400 रुपए क्यों चाहिए थे? आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। कहा गया कि वह सूखा नशा का शिकार था, सूखे नशे के लिए जो वह ग्रहण करता था उसके लिए पैसे खत्म हो गए थे। तो जो चेन छिनतई या जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं उसमें सूखा नशा का जोर बढ़ा है। और बड़े घरों की बात करें, बड़े घरों में बच्चे जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, उन्हें माँ बाप पैसे नहीं दे रहे हैं, माँ बाप की जेब से, माँ बाप के बटुए से, माँ बाप की तिजोरी से पैसे गायब हो रहे हैं। इस सामाजिक सच को भी स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और इसमें हम अभी आ रहे थे इस पहलू पर कि बच्चों में जो एक सूखा नशा बढ़ रहा है, और दूसरा अच्छे घरों के बच्चे जो सप्लाई और डिलीवरी का काम करने लगे। हम्म, ये एक बड़ा संकट है, ये एक बड़ा संकट है, नैतिक संकट भी है ये समाज के सामने। फिर वो बच्चे जैसे ही इजी मनी उनको मिलने लगेगा कि कहीं से 5 बोतल उठाना है, कहीं 5 बोतल पहुंचा दिए, पैसा मिल गया आपको, 100 200 500 रुपए आपने कमा लिए, तो फिर उनका बाकी किसी काम में मन नहीं लगेगा। फिर वो इससे भी ज्यादा इजी मनी कमाने के चक्कर में लग पड़ेंगे, फिर वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सामाजिक स्थितियां उससे ज्यादा बिगड़ी हैं। आर्थिक स्थिति में हम लोग अभी पहले वो बात रह गई जो ब्लैक इकोनॉमी का क्रिएट हुई है, उस ब्लैक इकोनॉमी का एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हुई है, और उसको बचाने के लिए अपराध बढ़े। हम लोग पहले चर्चा बिल्कुल, कर चुके हैं, संभवतः इस वजह से वो बात रह गई। उसको बचाने के लिए आपने पहले बहुत विस्तार से बताया भी था कि किस तरह से हथियार खरीदे जा रहे हैं। सिर्फ अपने डिलीवरी के उस नेटवर्क को बचाने के लिए, शराब आ रही है उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए आर्म्स खरीदे जा रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल उसमें हो रहा है। तो जब हम्म, आर्म्स हाथ में होंगे तो दूसरे अपराध भी होंगे। एक्सीडेंटल ही क्राइम हो, बेशक एक्सीडेंटल हो, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं से आर्म्स मिल रहे हैं लोगों को। तो ये उसके बिल्कुल, पीछे भी शराबबंदी की वजह से जो एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई है, उसका भी एक बड़ा योगदान है। तो इसके बारे हम्म, में भी सरकार को सोचना है। और सामाजिक संकट में ये सूखा नशा वाला है, और ये जो छोटे छोटे बच्चे जो डिलीवरी एजेंट बन गए हैं, ये मामला भी है, इसका भी ध्यान रखना बिल्कुल। चाहिए। ये एक बड़ा सामाजिक क्राइसिस बना रहा है। और देखिए एक जो दूसरा, आपने कैरियर की बात कही, अजीत जी जो सप्लायर की बात की, देखिए हमें लगता है एडी सिंह 2020 में राज्यसभा के सांसद बने थे और उन्होंने पहली टिप्पणी की थी कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को ये शराब माफिया जो है उन्हें कुरियर बना रहा है और उन्हें सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहा है। इन बच्चों के स्कूल बैग में शराब की बोतलें होती हैं और उन्हें कौन देखेगा? तो जब बच्चे कुरियर बन जा रहे हैं और वो होम डिलीवरी करने लगे हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे। एग्जैक्टली वही कहा कि फिर वो अपराध के रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि इजी मनी कमाने की अगर उनको अभी से चस्का लग गया इजी मनी का, तो फिर वो और उसकी दिशा में बढ़ते हैं, उस अपराध के दलदल में घुसते चले जाएंगे। एक बड़ा क्राइसिस हो जाएगा हम्म, बिहार के लिए। इसके इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, चूंकि शराबबंदी अगर लागू रखना ही है,
राजनीतिक कारणों से, तो उसके जो नुकसान हो रहे हैं उन नुकसानों को समझ करके उसको कम करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। सूखा नशा कहां से आ रहा है उसको रोकना, अवैध शराब कहां से आ रही है उसको रोकना, छोटे बच्चों को इस काम में न शामिल किया जाए उसको रोकना, जो ये ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी है इसकी कमर तोड़ना, ये सब काम सरकार को करना चाहिए। एक बड़ा अभियान चला करके सरकार को करना चाहिए। लेकिन यहीं पर विफलता सबसे बड़ी दिखाई देती है ज्ञानेश्वर जी पुलिस की। हम लोग इस पर बहुत बहुत बार और बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने कहा था कि थाने बिक रहे हैं, जिला बिक रहा है, जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वो बिक रहे, वो भी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। कोई आदमी अगर लाखों करोड़ों रुपए दे करके कोई जिला अगर ले रहा है कोई अधिकारी, तो वो किस लिए ले रहा है? और वो उसको कमाई होगी तभी तो देगा, नहीं तो अपना जमीन बेच करके घूस देगा कोई आदमी किसी खास जिले में जाने के लिए, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। तो ये एक नया संकट है इकोनॉमी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का, पुलिसिंग का एक बड़ा संकट है। क्योंकि अगर पुलिस की देखरेख में शराब घुसेगी तो पुलिस की देखरेख में बिकेगी, उसको कौन रोक लेगा? फिर रोकेगा भी नहीं कोई। और अभी हम लोगों ने देखा ज्ञानेश्वर जी, पुलिस और आईएएस आईपीएस का ईमानदार होना कितना जरूरी है। बिहार में ही एक फर्जी आईएएस पकड़ा गया है, मनीष गुप्ता जी, बिल्कुल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी है, 100 करोड़ रुपए की। सोचिए, टेस्ला की गाड़ी मिली है जो ड्राइवरलेस गाड़ी है। जी बताइए। ड्राइवरलेस गाड़ी, हाँ जी। तो 100 करोड़ की संपत्ति जो नकली आईएएस है। अब सोचिए अगर कोई असली आईएएस सोच ले कि हमको कमाई करनी है, तो उसकी कमाई कितनी होगी उसका अंदाजा लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई हिसाब ही नहीं होगा कि कोई असली आईपीएस नकली आईएएस जब इतना कमा ले रहा है, उसको डरता ही होगा ना। उसको भी उसका भी मॉडस ऑपरेंडी सुने कि नीचे घूस दे करके ही अपना काम कराता था। लेकिन असली आईएएस आईपीएस अगर बेईमान हो जाए तो उसको क्या हो, तो कुछ भी कमा के रख सकता है। तो ये भी एक बड़ा संकट है ब्यूरोक्रेसी के सामने, पुलिस के सामने, कि शराबबंदी की वजह से लोग प्रेरित हुए हैं इसमें, और एक खास जिलों में लोग पोस्टिंग ले रहे हैं, शराब बिकवाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए थे, हम लोगों ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो ये एक तरह से उससे पुलिसिंग भी कमजोर होती है। अगर पुलिस का अधिकारी, जो नीचे के से लेकर के ऊपर तक का अधिकारी अगर शराब के माफिया से मिला हुआ है, जमीन के माफिया से मिला हुआ है, उनसे पैसे ले रहा है, तो किस पर आप धौंस दिखा सकते हैं? और जिलों में हर बात हर आदमी जान जाता है कि भाई ये फला अधिकारी है, इस जमीन वाले से पैसे लेते हैं, इस शराब वाले से पैसा लेते हैं। तो आप तो नहीं, आप कानून व्यवस्था भी नहीं लागू कर सकते। आज कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए बिहार में कितनी खराब हो गई है। तो ये सारा संकट जो है, अलग अलग और डायमेंशंस होंगे, लेकिन ये आप राजनीतिक कारणों से इसको अगर जारी रखना चाहते हैं, तो फिर इसका जो आर्थिक नुकसान है, जो सामाजिक नुकसान है, जो इमोशनल लोगों के ऊपर जो इसका ट्रॉमा है, आप उसको ध्यान में रखिए, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। तो चलिए, सरकार को सोचना होगा। और देखिए, बिहार में शराबबंदी फेल है, सरकार भी ऑफ द रिकॉर्ड मानती है, लेकिन नीतीश कुमार की बात है, सम्राट चौधरी को उसे जारी रखना है, राजनीतिक फायदे हैं, भले ही प्रदेश को नुकसान हो रहा हो, महिलाओं की बात है, तो यह बड़े विवाद का विषय है, बड़ी बहस इस पर जारी रहती है। और समाज के कई दृष्टिकोण होते हैं जो हम लोग बताते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और कई लोग कहते भी हैं, चाहे हंसकर चाहे रोकर, सरकार को आज न कल शराबबंदी हटानी होगी। कब हटती है या और सख्ती बढ़ती है, यह भी देखेंगे। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।